ये यहाँ पे चलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन यूजर्स, आवाज, स्क्रीन, कैमरा, तीनों चीजें क्लियर है? बेहतरीन। एक भाई ने कहा स्क्रीन क्लियर नहीं है, स्क्रीन क्लियर है? क्लियर, सबको क्लियर है। अहमद रजा भाई आप एक दफा डिस्कनेक्ट करके दोबारा आए, सबको स्क्रीन क्लियर है? ठीक है, तीनों चीजें। कल हम लोगों ने लेक्चर समझा, फ्री कॉन्सेंट को समझा, कॉन्सेंट किसे कहते हैं, फिर फ्री कॉन्सेंट किसे कहते हैं, फिर कोर्शन को समझा और अनड्यू इन्फ्लुएंस को तकरीबन समझ चुके थे। बस सिर्फ 3-4 मिनट और मिल जाते तो मैं आपको बता देता कि सारा पढ़ के आ जाएं, लेकिन चूंकि उस वक्त एक मैसेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और अगली क्लास भी बिल्कुल करीब थी, तो इसलिए जो है वो आप लोगों को एकदम से अय्याशी मिल गई। वो भाई आप लोगों को एक फरिश्ते की तरह नजर आए जिन्होंने आपको ज्यादा पढ़ने से बचा लिया। मैं एक छोटा सा रिकैप दे दूं हर दिन की तरह से, फिर आप लोगों के जो सवाल हैं वो आप पूछिएगा। ऑनलाइन वाले जब तक कितने सवाल फेंक चुके होंगे हम उसको आंसर कर रहे होंगे। फ्री कॉन्सेंट जो कि आजाद रजामंदी से आपके साथ आ जाए, वॉइड एग्रीमेंट के ऊपर अभी हमने आगे चल के बात करनी है। हमने कहा था कॉन्सेंट जब दो बंदे एक चीज को सेम सेंस में समझ रहे हो तो हम कहेंगे दोनों बंदों के दरमियान कॉन्सेंट है, रजामंदी है, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। फ्री कॉन्सेंट कब होगी? आपकी कॉन्सेंट तब आजाद होगी जब उसमें ये 5 बातें ना हो। कोर्शन ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, फ्रॉड ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, मिस्टेक ना हो। कोर्शन मतलब जोर जबरदस्ती, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग टाइप की चीज, फ्रॉड मतलब धोखा, मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब गलती से हो जाने वाला धोखा, और मिस्टेक यानी कि 2 साइडेड मिस्टेक जिसमें दोनों को ही गलती लगी हो। फिर होगा क्या अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कॉन्सेंट नहीं है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा या वॉइड हो जाएगा? 4 केसेस में वॉइडेबल होगा, 5वें में वॉइड। मिस्टेक 2 साइडेड है तो वॉइड है, क्योंकि यहाँ कोई एक मजलूम पार्टी नहीं है और ऊपर के 4 में एक मजलूम है जिसके साथ जुल्म हो गया। तो ऊपर के 4 में जो मजलूम है उसको ये ऑप्शन मिल जाएगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सके। एक स्टेप हम आगे गए, कोर्शन को समझा। अब देखिए कोर्शन का मतलब हर जोर जबरदस्ती नहीं है, वो वाली जोर जबरदस्ती जिसको कानून ने मना किया है। अगर जो है वो मैं आपसे कहूं कि देखें अगर आप लोग टेस्ट तैयार करके नहीं आए तो मैं आपके फादर को शिकायत लगाऊंगा, ये भी तो डर है, ये भी तो खौफ है, लेकिन ये कोर्शन नहीं है, क्योंकि आपकी गंदी परफॉर्मेंस पे आपके वालिदैन को शिकायत लगाना ऐन इबादत है, इसमें कुछ गलत नहीं है। एक बच्चे के वसी दर मफाद में आपको जोर जबरदस्ती लगा, लेकिन कानूनी एतबार से वो कोर्शन नहीं है। कोर्शन किसे कहते हैं? 4 में से एक काम करने को। आप एक ऐसी हरकत करें जो जुर्म है पाकिस्तान के तहत दूसरे के साथ, या एक ऐसी हरकत करने की धमकी दें, या उसके एसेट छीन लें, या छीनने की धमकी देते हैं। इन 4 में से कोई सा भी एक काम करें इस इरादे के साथ कि दूसरा बंदा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, तो इसको हम कहेंगे कोर्शन। कोर्शन कहीं से भी आ सकती है और कहीं को भी जा सकती है, ये जुमला भी हमने समझा था। फिर कोर्शन में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो मजलूम आदमी के ऊपर है।
उसको साबित करना है कि उसके साथ वाकई ही जुल्म हुआ था, वाकई में कोर्शन हुई थी, क्योंकि कॉमनली कॉन्ट्रैक्ट में कोर्शन नहीं होती। तो अगर एक बंदा कह रहा है कि गन पॉइंट पे हुआ था या जुर्म हुआ था, तो उस मजलूम को साबित करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या होगा, वॉइडेबल हो जाएगा। आपको पता है किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाएगा, मजलूम आदमी, एग्रीव पार्टी, उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाएगा। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा फिर क्या होगा, जो भी बेनिफिट्स एक दूसरे को दिए गए होंगे वो रिस्टोर होंगे, और किसी को गलती से चले गए होंगे वो भी वापस करेंगे। ये पोर्शन में हमने बात की थी। अभी एंड पे सवालों की तरफ आते हैं। फिर हम पहुंचे थे एंड इन्फ्लुएंस की तरफ। हमने कहा एक बंदा दूसरे बंदे के साथ उसका रिलेशन ऐसा है कि दूसरा उस पर भरोसा करता है, दूसरा उसकी बात मानता है, इसकी विल को, इस मजलूम की विल को वो बड़ा डोमिनेट करता है। मतलब वो कहता है ये ऐसे कर लो, तो नीचे वाला बंदा इखलाकन वैसा करने पे मजबूर होता है। तो जब एक बंदा दूसरे की बात मानता हो, दो तीन रीजन हो सकती हैं, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। अगर एक बंदा दूसरे की बात मानता हो और दूसरा बंदा जिसकी बात मानी जा रही है वो इस चीज का गलत फायदा उठाए, और एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे शामिल कर ले कि जिसका फायदा उसी बंदे को हो रहा हो, वो जो बड़ा है, जो जिसकी बात मानी जा रही है, तो इसको हम कहते हैं यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ। अनड्यू इन्फ्लुएंस में हम लोगों ने जो डिस्कशन की थी वो था कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा, जालिम, जो पार्टी डोमिनेट कर रही है। क्योंकि अगर वो कह रहा है कि नहीं हुआ था अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो कॉमनली हमारी असम्पशन ये होती है कि जब भी दो पार्टीज ऐसी हो जिनमें से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता हो और कह दे कि मैंने नहीं किया, तो हम कहेंगे यार मजाक कर रहे हो, बेटे से कॉन्ट्रैक्ट किया और तुमने बस बेटे को कहा ही ना हो, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये दो पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े थे, और फिर उसके बाद जो है वो लेक्चर हमने रोक दिया था। मुझे बताइए फिजिकल ऑडियंस, तीसरा वाला अभी हमने नहीं पढ़ा, तीसरे वाले के ऊपर अभी हमें बात करनी है। फिजिकल ऑडियंस, आपका कोई सवाल, फिर ऑनलाइन वालों के सवाल देख लेंगे जी। टॉपिक मजे का है, और मजे की बात है एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा सवाल या एक्सेप्टेंस वाली साइड से आते हैं या यहाँ से आते हैं, फ्री कॉन्सेंट वाले पॉइंट से। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, ऑल क्लियर, आ गए आप लोग। क्वेश्चन की लाइन, क्या लाइन है, स्टार्ट बताएं जी। पाकिस्तान पिनल कोड जो है वो अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहा। अगर पाकिस्तान में एक बंदे ने आके मुकदमा किया जी फलाना बंदे ने मुझे कत्ल करने की धमकी दी थी, पाकिस्तान के अंदर कानून की जो दफा 302 है और मुख्तलिफ और दफा वो ये बताती हैं कि कत्ल एक जुर्म है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जुर्म है। तो अगर एक बंदे ने मुझे कत्ल करने की धमकी दे के मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करवाया और मैं अदालत में जाऊं, तो मैं कह सकता हूं इसने कोर्शन की थी। अब ये नहीं हो सकता वो बंदा कहे जी वो तो मैंने सिंगापुर में धमकी दी थी इसे, सिंगापुर में तो कत्ल की धमकी तो शुगल होता है। तो हम कहेंगे भाई इस वक्त अदालत पाकिस्तान की है, आप पाकिस्तान में हो, तो पाकिस्तान में चूंकि ये जुर्म है तो इट इज इररेलेवेंट कि वहां पाकिस्तान का कानून चलता था या नहीं चलता था, मुकदमा कहां हुआ है। तो अगर पाकिस्तान में मुकदमा हुआ है तो फिर हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान की अदालत किस कानून को फॉलो करेगी, वो देखेगी पाकिस्तान का पिनल कोड। अगर वो हरकत पाकिस्तान में जुर्म है, फॉर एग्जांपल जुआ खेलना कुछ मुल्कों में जुर्म नहीं है, कुछ मुल्कों में है, तो अगर पाकिस्तान में केस हो रहा है और जुए की बात हो रही है तो फिर हम कहेंगे कि हाँ भाई पाकिस्तान में चूंकि जुर्म है तो यहाँ पे उसकी सजा या यहाँ उसके ऊपर बात हो सकती है, दूसरे मुल्क में उस पर बात नहीं हो सकती जी। फ्री कॉन्सेंट, ठीक है, एग्जैक्टली जब बच्चा वहां जाएगा, वो जो हमने एग्जांपल देखी थी ना कि बाप ने बच्चे को पाकिस्तान लाके मारा, जब बच्चे को वापस लेके जाएगा तो बच्चा वहां बाप को फिर डकवा भी देगा, क्योंकि अब वो वहां के कानून के मुताबिक, वो ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो इस काबिल रहा है या नहीं। तो अगेन जिस मुल्क में बैठे हैं उस मुल्क का कानून फॉलो। देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ तो अगर क्वेश्चन या अनड्यू इन्फ्लुएंस होता तो हम वहां बात करते हैं, यहाँ क्वेश्चन हुई है ना यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ। देखिए किसी की पिटाई करना गलत बात पे इज नॉट समथिंग कि उस बंदे को आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया और उसका फायदा उठाया। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके अपना फायदा कमा लेना, और क्वेश्चन क्या है, किसी को डरा के कॉन्ट्रैक्ट में ले आना। डन जी। फिजिकल भाइयों में से एक सवाल,
जी, अब अगर एक बंदा पाकिस्तान में केस करता है तो क्या उसके लिए पाकिस्तान के शहरी होना लाजमी है? पहली बात ये कि इसका हमारे इस कानून से ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल वो केस कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब हमने फॉरेन एम्बेसडर्स वगैरह की बात की थी तो हमने कहा था उन पे केस नहीं हो सकता, वो केस कर सकते हैं। हाँ, अगर वो चाहें तो अपने आप को अदालत के सामने पेश कर सकते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। तो बाहर के लोगों को भी अगर पाकिस्तान में कोई जुल्म नाइंसाफी हुई है उनके साथ, तो उनके लिए भी अदालत के दरवाजे उसी तरह से खुलेंगे। बस उसमें होगा ये कि उस मुल्क की एम्बेसी इन्वॉल्व हो सकती है उस बंदे को इंसाफ दिलवाने में। ठीक है जी, बिल्कुल। अगेन पाकिस्तान में एक चीज लीगल है या नहीं है, या दूसरे मुल्क में इलीगल है या नहीं है, ये इतना बड़ा कंसर्न नहीं है जितना बड़ा कंसर्न है जुल्म का होना। अगर जुल्म हुआ है और पाकिस्तान की डेफिनेशन के मुताबिक जुल्म हुआ और पाकिस्तान की अदालत में किस्सा आया है, तो पाकिस्तान उसको जुर्म की डेफिनेशन में काउंट करके सजा देने की कोशिश करेगा। अगेन जुआ खेलना बाहर के मुल्क में अलाउड है, पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। जुआ खेलने पे शायद मसला नहीं है, हमें मसला है जुए से किसी को तकलीफ देने से। दूसरे का अगर नुकसान उसने किया है तो फिर वो यहाँ पे आके, लेकिन अगेन अगर वो वहां गया, भाई दो पाकिस्तानी यहाँ से बाहर जाते हैं और जुआ खेलते हैं और उसमें एक दूसरे को अच्छा खासा तकलीफ देते हैं और दोनों वापस आ जाते हैं, तो आप पाकिस्तानी अदालत में ले जाएं कि जी ये हुआ है। अभी हमने कुछ और कानून भी पढ़ने, आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे कवानीन है, अगर आप एक इलीगल काम करो तो उसमें आप इंसाफ लेने में नहीं पहुंच सकते उनके पास। ये ऐसे ही एक बंदा दूसरे को कत्ल करे और जिस बंदे ने कत्ल करवाया था उससे पैसे मांगने जाए और वो पैसे ना दे, उसको अदालत लेके पहुंच जाए कि देखें जी इस बंदे ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, मैंने इसके कहने पे कत्ल किया है और ये मुझे पैसे नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है कि जुल्म की डेफिनेशन भी हमें रीडिफाइन करनी है। अभी हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे जो है ही इलीगल, उस पे भले उसने नाइंसाफी भी कर दी आपके साथ, जो गलत है वो वैसे ही गलत है। वेजरिंग एग्रीमेंट याद है, हमने इसी चैप्टर में आगे दोबारा उसे जाके पढ़ना है, तो हम वहां कहेंगे कि वेजरिंग अगर एग्रीमेंट हो तो चाहे आपका पैसे लगे नहीं लगे जो भी है, आप इंसाफ भी नहीं मांग सकेंगे अदालत से। वो कहेंगे ये तो आप बात ही अजीब सी कर रहे हो, हमारी तो डेफिनेशन में इन बात नहीं आती, पता नहीं आप दोनों ने आपस में क्या मामला किया था। जी, फिजिकल हाजरीन के साथ ऑनलाइन वाले हाजरीन। सर रिस्काइंड समझा दें इफेक्ट ऑफ कोर्शन में। जी, रिस्काइंड का मतलब होता है कैंसिल करना, खत्म कर देना, मनसूख कर देना। सर प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ हमने कहा था कोर्शन में मजलूम को साबित करना होगा और अंडर इन्फ्लुएंस में जालिम को। आसान अल्फाज में जो मशकूक बात कर रहा है उसको साबित करना पड़ता है। सर अगर एग्रीड पार्टी मोर देन 2 हो और एक पर्सन रिस्काइंड करे और दूसरा ना करे तो क्या होगा? चैप्टर नंबर 6-7 में हम आगे जाके पढ़ रहे होंगे जॉइंट प्रोमिसर्स के केस में। ये सवाल जो इन्होंने पूछा है ये थोड़ा सा आगे जाके आंसर होगा कि अगर दूसरी तरफ एक नहीं 2-3 बंदे मिलके कर रहे हैं तो क्या किसी एक का कैंसिल कर देना सबका कैंसिल करना माना जाएगा? ये चीज अभी हमने नहीं पढ़नी। जॉइंट प्रोमिसर्स के कोई 8-10 रूल्स पढ़ेंगे हम कि अगर सामने एक के बजाय ज्यादा बंदे हैं तो फिर उनमें से क्या एक बाकियों के बिहाफ पे क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो ये वाली चीज हमने थोड़ा सा आगे जाके पढ़ना है। सर पेनल कोड क्या है? दफा ताजीरात पाकिस्तान, पाकिस्तान का वो कानून जिसमें जुर्म डिफाइंड है। आप कहते हैं ना दफा 420 के तहत इस पे फ्रॉड का मुकदमा, दफा 302 के तहत इसको जो है वो सजाए मौत। ये जो ये डिफरेंट दफा है ना, दफा 144 लग गई, दफा फलाना, ये कानून की प्रोविजन है। जैसे सेक्शंस होते हैं ना वैसे वहां पे वो दफा फलाना दफा फलाना दफा फलाना। तो उसमें हम ये कहते हैं कि वो कानून जो पाकिस्तान में जुर्म को डिफाइन करता है और जुर्म के डिफरेंट सेक्शंस को डिफाइन करता है वो पाकिस्तान पीनल कोड है। तो जिसको पाकिस्तान का वो वाला कानून जिसके तहत अदालत में सजा सुनाई जाती है, वो वाला कानून अगर कह दे कि ये जुर्म है, बजाय इसके कि जुर्म की एक लिस्ट डिफाइन कर देते हैं, इन्होंने कहा जी उस पर छोड़ देते हैं। हमें फायदा क्या हुआ? हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बस पाकिस्तान पीनल कोड लिख देंगे और अगेन पेपर में एक सिनेरियो है, हमें नहीं समझ आ रहा जुर्म है या नहीं, लिख देंगे अगर ये जुर्म है पीनल कोड के मुताबिक तो ये फैसला है। तो ये बड़ा फायदा होता है, जिस जगह आपके स्कोप से चीज बाहर निकल जाती है आपने सिंपली बता देना है कि हाँ भाई ये चीज अब हमें नहीं पता, तो अगर ये ऐसे हुई है तो ये जवाब है। आप कानून बता देंगे कि मुझे कानून पता है, रूल पता है, लेकिन सामने जो एक्टिविटी हो रही है ये पाकिस्तान में जुर्म काउंट होती है या नहीं होती, ये अगर आपको ना पता हो
टीचर ने बच्चों को डराया और टेस्ट देने पे मजबूर किया। अब क्या ये जुर्म है? क्या इसको हैरेसमेंट कहेंगे? क्या बच्चों को हैरेस किया गया, बच्चों को मजबूर किया गया, परेशान किया गया कि वो टेस्ट दें, उनकी नींदें उड़ी हुई हैं, वो परेशान है, ये टीचर हैरेस हो रहा है। वो बेचारा टेस्ट देके शर्मिंदा सा हो जाता है, परेशान हो जाता है कि ये मेरे नाल बड़ी की है। तो अगेन कहने का मतलब है कि अगर पेपर में ऐसा सिनेरियो आ जाए, अब आपको नहीं पता कि टीचर बच्चों पर अगर जुर्म करता है तो क्या वो कानूनन जुर्म है या नहीं है, तो लिख दें कि अगर ये जो हुआ है ये जुर्म है तो ये क्वेश्चन में आता है, और अगर नहीं है तो शायद अनड्यू इन्फ्लुएंस में आता है। ऑल्दो आज के दौर में तो अनड्यू इन्फ्लुएंस ना होने के बराबर रह गया। टीचर गरीब दी कौन सुनता है? नहीं सर हम सुनते हैं सर, हम टेस्ट वाले दिन छुट्टी करते हैं सर जी। सवाल खत्म हो गए, अब एक भाई अचानक से जागे, उन्होंने कहा सर अब मेरा सवाल है सर, इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस का पॉइंट नंबर 3 समझाते हैं। हाँ ये गुलदारा चीख चीख के कह रहा है कि मैंने कुछ थोड़ी देर पहले यहाँ पे ये गुलदारा लगाया था। इसके पीछे एक वजह थी, सामने के हाजरीन और बहुत सारे ऑनलाइन हाजरीन जो है वो ये जानते हैं कि ये गुलदारा लगाते समय मेरे अल्फाज ये थे कि इस पॉइंट को हमने अभी नहीं पढ़ा और अभी पढ़ेंगे। तो भाई थोड़ा सा देर से होश में आया, किबला थोड़ा सा जरा साथ साथ चला करें, मजा आएगा। एक भाई रेस्टिट्यूशन वाले पॉइंट को कम से कम 11 दफा कॉपी पेस्ट कर चुके हैं। सर रेस्टिट्यूशन वाला पॉइंट, रेस्टिट्यूशन मतलब रीस्टोर करना। अगर कहीं पे क्वेश्चन हुआ और क्वेश्चन के बाद वो मामला खत्म कर दिया मजलूम ने, तो फिर मजलूम और जालिम के दरमियान अगर कोई बेनिफिट ट्रांसफर हुए हैं तो वो उनको वापस से ट्रांसफर करेंगे, अगर वो ट्रांसफरेबल होंगे तो इसने उससे बेनिफिट ले लिया, उसने इससे बेनिफिट ले लिया, तो वो बेनिफिट वापस किए जाएंगे। और अगर वो वापस नहीं हो सकेंगे तो फिर अदालत के पास जाएंगे और अदालत कोई ना कोई जुर्माना लागू करेगी। ए ने बी को सेब ट्रांसफर किए क्योंकि बी ने गन पॉइंट पर उससे सेब लिए थे और बी ने भी पैसे देने थे। मामला अदालत में गया, अदालत ने ए को इख्तियार दिया, हाँ भाई तुमने खत्म करना, उसने कहा हाँ जी खत्म। बी से कहा सेब वापस करो, उसने कहा तो मैंने खा लिए। अब अगर सेब वापस नहीं हो सकते, अगर रिस्टोर नहीं हो सकता, तो फिर उसका अल्टरनेट होता है, फिर डैमेजेस होते हैं, फिर जुर्माना किया जाता है उन सेबों की वर्थ के इक्विवेलेंट, ताकि ए वो सेब मार्केट से खरीद सके। इसके ऊपर भी हम चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी तो आगाज है, आप लोग बहुत शुरू में बहुत आगे जाना चाहते हैं, वापस आते हैं। ठीक है जी, वो भाई ने कहा मेरा लेट ज्वाइन हुआ था, ठीक है जी आप परेशान ना हो, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस और क्वेश्चन को हम लोगों ने समझा। एक काम करते हैं, इससे पहले कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर उतरे, क्या मैं आपसे ये पूछने की जिसारत कर सकता हूं कि कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या फर्क है? क्या क्या बातें आपके जहन में आती हैं? जी कोर्शन में जबरदस्ती हुई है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी तो हुई है। कोर्शन में कोई जुर्म टाइप की चीज हुई है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई इखलाकी दबाव है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में गलत फायदा उठाया गया, जबकि कोर्शन में जबरदस्ती मजबूर किया गया। बर्डन ऑफ प्रूफ का फर्क है, क्वेश्चन में जालिम नहीं मजलूम ने बताना है और अनड्यू इन्फ्लुएंस ने जालिम ने बताना है। और चलिए एक जुमला याद कराता हूँ, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है और कहीं को भी जा सकता है। सोचें अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा है नहीं, वही पार्टीज होंगी दो, जिनमें से एक अनड्यू इन्फ्लुएंस करेगी और दूसरी अनड्यूली इन्फ्लुएंस हो जाएगी। और क्वेश्चन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्वेश्चन पे गवर्नमेंट भी सजा दे सकती है क्योंकि जुर्म भी तो है ना, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस पे गवर्नमेंट सजा नहीं देगी, आपस में जो लोगों का मामला होगा वही होगा। डन जी। ठीक है, देखिए असल में बात यह है कि अनड्यू एडवांटेज का जिक्र हो रहा है। अनड्यू एडवांटेज तब मिलेगा जब आप अपने साथ किए गए किसी कॉन्ट्रैक्ट में उसको ऐसी चीज पे कन्विंस करो जिसमें आपका फायदा हो जाए, उस गरीब का नुकसान हो जाए। तो पूरी डेफिनेशन ये है कि दोनों का रिश्ता ऐसा हो कि एक दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता हो, एंड फिर जो डोमिनेट कर सकता हो उसने नाजायज फायदा उठाया हो उस पोजीशन का और दूसरे से वो बेनिफिट ले लिया। तो अगर उसने बेनिफिट नहीं लिया, कहीं और चला गया, तो फिर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के दायरे से बाहर निकल गया।
रिलेशन लाजमी है। रिलेशन किस किस किस्म का हो सकता है उसके ऊपर अब हम बात करेंगे। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस पे वापस आते हैं और कुछ रिलेशन पे बात करते हैं। एक छोटा सा टेबल आपके सामने है जिसमें से आखिरी पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स आपको समझ आते हैं। इसमें कॉन्सेंट जो है वो थ्रेट देके और इसमें विल को डोमिनेट करके किया गया। इसमें फिजिकल प्रेशर है कोर्शन में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में मॉरल प्रेशर है। यहाँ रिलेशन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे रिलेशन है। यहाँ पे एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट करने पे मजबूर कर रहे हैं और वहां आप एक अनफेयर एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। वहां क्रिमिनल लायबिलिटी है, इलीगल भी है, गवर्नमेंट कहेगी कि ये आपने गैर कानूनी हरकत की है, जबकि यहाँ क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है। ऑन होम और बाय होम, कौन करेगा और किस पे करेगा, ये वाले पॉइंट्स तो आपको समझ आते हैं। यानी कि ये स्ट्रेंजर पे भी किया जा सकता है और कहीं से भी आ सकता है, लेकिन दिस कैन ओनली बी एक्सरसाइज ये स्ट्रेंजर पे हो सकता है और स्ट्रेंजर की तरफ से भी आ सकता है, जबकि ये नॉर्मली उसी पार्टी के ऊपर होता है जिसकी कॉन्सेंट ली जा रही है। बर्डन ऑफ प्रूफ, ऑननेस ऑफ प्रूफ, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ जो क्वेश्चन जिस पे की गई है उसमें, और दूसरी तरफ जो डोमिनेट कर रहा था उस पे। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स में पहला पॉइंट आपको समझ आ जाएगा, एग्री पार्टी हैज टू रिस्टोर द बेनिफिट रिसीव्ड। लेकिन यहां वाला पॉइंट अभी हमने समझना है क्योंकि इसका ताल्लुक उसी गोले से। वो गोला क्या है? क्वेश्चन याद है? हो गया जुल्म, वापस करो सारे पैसे एक दूसरे को। अनड्यू इन्फ्लुएंस में जुल्म हो गया, किन के दरमियान हुआ है? जिनका आपस में कोई ताल्लुक है, और इन्होंने कुछ ना कुछ एक दूसरे को ट्रांसफर भी किया हुआ है। मतलब बेटे से बाप ने 1 लाख रुपए एडवांस पकड़ा और कहा कि 9 लाख रुपए तुम मजीद देना और मेरे से ही जमीन ले लेना। जमीन की वैल्यू थी 5 लाख। बाप ने अपने बाप होने का फायदा उठाते हुए बच्चे को 10 लाख में बेच डाली और 1 लाख रुपए बच्चे से ले भी लिए। अदालत में मामला पहुंचा, अदालत ने बाप से कहा खत्म करो इस मामले को, ये तो बड़ा गलत हो गया। ठीक है जी, अनड्यू इन्फ्लुएंस था, बच्चे ने कहा मैं इसे कैंसिल करना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। बच्चे ने जो लाख रुपए बाप को दिया, क्योंकि ये आपस में रिश्तेदार हैं और ये बैठ के अगर तय कर लेते हैं कि अच्छा चलें वो लाख रुपए आप पकड़ के थोड़े से पैसे खुद डाल के मुझे गाड़ी दे दीजिएगा, कितना क्यूट सी मासूम सी ख्वाहिश। यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस में अगर कुछ बेनिफिट एक दूसरे की तरफ गए हुए हैं तो पार्टीज ने डिसाइड करना है क्या उन्होंने एब्सोल्युटली वापस ले लेने या वो आपस में कोई और एडजस्टमेंट करने पे भी तैयार है। बात समझ आ रही है? कोर्शन में तो था नहीं वापस करो, क्योंकि उन्हें पता है इधर अदालत से इन्होंने बाहर निकलना और बाहर निकल के फिर दूसरों को गोली मार दी, तो अदालत उनमें फोर्स करेगी कि नहीं भाई बेनिफिट एक दूसरे को वापस करो। अनड्यू इन्फ्लुएंस में चूंकि रिलेशनशिप है तो यहाँ पे या तो बेनिफिट पूरे वापस कर दिए जाएं या पार्टीज चाहे तो उसकी कोई और एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अंग्रेजी पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मे बी सेट असाइड आइदर एब्सोल्युटली, सेट असाइड का मतलब है खत्म कर देना, बिल्कुल फारिग कर देना। कॉन्ट्रैक्ट पूरे को भी खत्म किया जा सकता है, पूरा का पूरा। और if the party who was entitled to avoid it has received any benefit, वो पार्टी, वो जो मजलूम पार्टी है, अगर उसने कोई ना कोई बेनिफिट लिया हुआ है तो हो सकता है कि कोर्ट कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इनके दरमियान ऐसी तय कर दे कि अच्छा चलो ठीक है भाई तुम लोगों ने ये बेनिफिट एक दूसरे से लिया हुआ है, इसकी ये एडजस्टमेंट कर लो, चल जाएगा काम। तो या तो सिरे से खत्म हो जाए या अगर कुछ पैसे का लेन देन हुआ है और पार्टीज आपस में उसकी कोई और एडजस्टमेंट प्लान कर लें तो अदालत ने इजाजत दे दी है, अदालत बीच में हेल्प कर देगा उन टर्म्स एंड कंडीशंस तय करने। बट कोर्शन में चाहे ये पार्टीज चाह रही हो कि चलो कोई बात नहीं बेनिफिट चला गया, मुझे बेनिफिट नहीं चाहिए, अदालत कहेगी नहीं बेनिफिट वापस करो एक दूसरे को। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में उन्होंने ये ऑप्शन दे दी कि चाहे तो पूरे वापस कर दो और चाहो तो कुछ ना कुछ और आपस में म्यूचुअल एडजस्टमेंट कर दो। तो यही डिफरेंट पॉइंट यहाँ पे भी आएगा टेबल में कि कोर्शन में रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स लाजमी है, द एग्री पार्टी हैज टू रिस्टोर द बेनिफिट, और यहां में और में नॉट। सवाल अभी भी ये है कि ऐसे कौन से रिलेशन है जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। नहीं जी, ये पिछले दिन का इमेज लगा हुआ है, ऐसे तीन निशानियां लॉ ने बताई, उसके बाद किताब ने एग्जाम्पल्स में तो समझाया लेकिन टेक्स्ट में नहीं समझाया। तो असूलन हमारे सिलेबस में बस ये 3 लाइंस हैं, लेकिन
चंद अच्छी एग्जांपल जो किताब ने दी वो मैंने उठा के पार्ट ऑफ द कंटेंट बना दिया कि हम उसको पढ़ेंगे। एक बंदा दूसरे की विल को कब कब डोमिनेट कर सकता है, उन्होंने कुछ निशानियां बताई। उन्होंने कहा अगर वो उसके ऊपर रियल या पेरेंट अथॉरिटी रखता हो, एक बंदा दूसरे के ऊपर कोई एक्चुअल इख्तियार रखता हो। मैंने भी इस पर डबल क्लिक करते हैं, पता लगे आपके सर एक्चुअल और इख्तियार, एक्चुअल के वर्ड का क्या मतलब और इख्तियार का क्या मतलब है। तो अगर एक बंदा एक्चुअल या बज़ाहिरन इख्तियार रखता है दूसरी पार्टी पे, अगर उनका कोई फिड्यूशरी रिलेशन है, फिड्यूशरी का मतलब है ट्रस्ट का रिलेशन है, भरोसे का रिश्ता है, वो उस पर भरोसा करता है, या makes a contract with person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mental or bodily distress। अगर दूसरा बंदा बीमारी में है या ऐसी मजबूरी में है कि मजबूर होके उस बंदे की बात सुन रहा है जो कि उसके ऊपर इख्तियार रखता है। इन तीनों की एक एक एग्जांपल देखते हैं, एक एक करके एग्जांपल्स देखते हैं। रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, टैक्स ऑफिसर और टैक्स पेयर। टैक्स वाला आके टैक्स पेयर को बिला वजह तकलीफ देता है, उसे पता है कि मेरे हाथ में कानून की पावर है, और टैक्स पेयर को भी पता है कि इसकी बात इस वक्त सुननी पड़ेगी, नहीं तो इसने खामखा ऑफिस के चक्कर लगवाने, चाहे मैं लीगली सही भी होऊंगा, इसने मुझे दलील कर दी। ये एक एग्जांपल है। दैट कैन बी एनी पुलिस ऑफिसर, एनीवन जिसका इख्तियार है और वो इस इख्तियार का, इस ताकत का गलत फायदा उठा के आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगेन ये एग्जांपल्स हैं, जरूरी ना इन्हें याद करना है और ना ही इनको जहन में रखना जरूरी है, जस्ट समझाने के लिए। पुलिस ऑफिसर और एक्यूज जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई कॉमनली एक दूसरे, मतलब एम्प्लॉय कॉमनली एम्प्लॉयर के थोड़ा सा इख्तियार में होता है। ये जनरल एग्जांपल्स हैं। फिड्यूशरी रिलेशन, भरोसे का रिश्ता, पेरेंट और चाइल्ड, गार्डियन माइनर, एडवोकेट और क्लाइंट, चौथे की को बताने की जरूरत ही नहीं। आगे चलते। अफेक्टेड मेंटल कैपेसिटी, ऐसे ही आप कहेंगे सर आपने हमारे जज्बात मजरू कर दिए। अफेक्टेड मेंटल कैपेसिटी, डॉक्टर पेशेंट, मेडिकल अटेंडेंट और पेशेंट, फैमिली मेंबर और एक वीक ओल्ड मैन जो कि बेचारा, ठीक है भाई जो तुमने कह दिया बस ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, यानी कि एक बंदा दूसरे की विल को कब डोमिनेट करता है, जब उसके ऊपर इख्तियार रखता हो, या दूसरा बंदा उस पर भरोसा करता हो, या दूसरा बंदा बेचारा कुछ बीमारी या बुढ़ापे या वीकनेस में मजबूर होकर उसकी बात सुन रहा है कि ठीक है भाई जो तुम कह रहे हो अब यही करना पड़ेगा। तो ये चंद एग्जांपल्स हैं, आपने अगर याद करना है तो वो ये ऊपर वाली चीज है। नीचे ये एग्जांपल्स हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ टेक्स्ट, ये एग्जांपल्स के अंदर आई के अपने बीच में जगह जगह दिया हुआ था, उसको मैंने इस जगह इकट्ठे कर दिया है, इसलिए इसको मैं कह रहा हूँ ट्यूटर नोट। ट्यूटर नोट इज समथिंग जो कि ट्यूटर समझता है कि एडिशनली आपको पता हो तो अच्छी बात है, बट नॉट एग्जैक्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस। डन जी? हाँ, पुलिस ऑफिसर वाला क्वेश्चन में आ सकता है या नहीं आ सकता, अगर पुलिस ऑफिसर जुर्म करे या जुर्म करने की धमकी दे। ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक बंदा जिसपे इल्जाम है, मुलजिम है, और पुलिस वाला उसके सामने खड़ा है, उसको पता है पुलिस वाले का इख्तियार है कि अगर इसने कह दिया कि मुजरिम है तो वाकई मैं कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे चला जाऊंगा। तो ऐसे में अगर पुलिस वाला उसे मुजरिम डिक्लेयर कर दे तो ये बंदा मुश्किल में आ जाएगा। तो ये बंदा इस चीज की वजह से मगलूब हो गया उस बंदे की बात सुनने में। पुलिस वाले ने इस वक्त कोई जुर्म नहीं किया, ना जुर्म करने की धमकी दी है, ये जहन में रखना है। हर जोर जबरदस्ती क्वेश्चन नहीं है। आई कैप ने एक सवाल पूछा था, एक सवाल ये था कि एक अकाउंटेंट था, वो चोरी करके भाग गया। एक शख्स ने, जो मालिक था, उसने उसके घर जाके, जो मतलब घर जाके जब राब्ता किया तो घर वालों ने जब दरवाजा खोला तो इसने उन्हें कहा कि देखो तुम्हारे घर वाले ने, मतलब उसकी बीवी ने दरवाजा खोला, उसको कहा कि तुम्हारे शौहर ने चोरी की है, अगर तुम मुझे पैसे वापस कर दो तो मैं उसको हवालात में बंद नहीं करवाऊंगा। बेचारी बीवी ने घबरा के पैसे दे दिए, ये चला गया। सवाल ये कि क्या बीवी पैसे वापस मांग सकती है? आप कहेंगे क्वेश्चन हुआ है, जोर जबरदस्ती हुई है। क्वेश्चन जुर्म या जुर्म करने की धमकी को कहते हैं। एक मुजरिम को हवालात में भेजने की धमकी क्वेश्चन तो नहीं है, ये इन्फ्लुएंस। मतलब अब इसको आप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस वाली साइड पे कह सकते हैं अगर इख्तियार वाला मामला हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे
कि इस तरह की सिचुएशन में आपने जहन में रखना है। तो कोर्शन हर जोर जबरदस्ती नहीं है, मैं बार बार आपको याद करा रहा हूँ। तो पेपर में जैसे ही गुस्सा, जोर जबरदस्ती, नाराजगी, धमकी, ऐसी बात नजर आए, फौरन से कोर्शन की तरफ नहीं चले जाना। कोर्शन तब होगा जब जुर्म हो या जुर्म करने की धमकी हो, एसेट्स छीने जाएं या एसेट्स छीनने की धमकी हो। जी करप्शन ही जो मतलब पुलिस वाला लेता है कि यार तुम इतने पैसे दे दो फिर तुम्हारा काम कर दूंगा, ये मतलब ऐसे। जी बिल्कुल, अगर करप्शन है तो करप्शन भी जुर्म है। ये मतलब नहीं, यहाँ करप्शन नहीं, मतलब वो कहे कि इख्तियार का फायदा उठाए ना, मतलब अपने कि यार मैं करवा देता हूँ। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो, लेकिन यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की बात नहीं है। एक बंदे को डरा के कि अच्छा ठीक है तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में चले जाओ, नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ ये काम गलत कर दूंगा, जो पीनल कोड के मुताबिक जुर्म। अब ये देखना जरूरी है ना कि वहां क्या लिखा हुआ है, और वो हमें नहीं पता। तो जब नहीं पता तो हमारी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो गई। ऐसा नहीं है कि वो एक ऐसा जुर्म आपके सामने रखें जो उन्होंने सर्च किया होगा पिनल कोड में जुर्म है, और आप सोचे कि बच्चे को पता होगा या नहीं पता होगा। आपको नहीं पता तो आपने लिख देना है कि भाई अगर ये पिनल कोड में जुर्म है तो ये क्वेश्चन है, और अगर जुर्म नहीं है तो फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। डन। सर अगर कोई ऐसा काम करवाना हो जो उसकी जिम्मेदारी हो, और उसके लिए हम उसको किसी चीज की धमकी देंगे, मैं उसको किडनैप कर दूंगा, तुमने ऐसा किया, इसको मार दूंगा। जी, अगर एक काम जो कि ऑलरेडी उसकी जिम्मेदारी है एक बंदे की, और हम उसके साथ ये अरेंजमेंट करते हैं कि तुमने अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी ना की तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, तो ये हमारा एक एक्शन है, ये हमारी एक धमकी है। कोर्शन क्या है? इन चार में से कोई काम करके क्या करना? किसी को फोर्सफुली किसी कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल करना। कोई ऑलरेडी किसी कॉन्ट्रैक्ट में और आप उसे जाके डराएं कि कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे पूरा करो, ये कोर्शन नहीं है। ये एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट की हम बातें कर रहे हैं। चैप्टर 2, 3, 4 अजम्पशन है कि अभी हम कॉन्ट्रैक्ट शुरू नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त की बात हो रही है। डन। फादर और सन किस एग्जांपल में आएगा? खुदा का खौफ करे। शायद ये सवाल थोड़ा सा पहले पूछा हो इन्होंने, मैंने थोड़ा सा लेट देखा। ठीक है जी, ये दरमियान में फिड्यूशियरी रिलेशन के एग्जांपल में आएगा, भरोसे के रिश्ते में आएगा। कोर्शन एंड इन्फ्लुएंस हमें समझ आ गया। गुज़िश्ता कल का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, यहां तक हमने पढ़ना था। अब आगे चले, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फ्रॉड है, इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। हेडिंग गलत हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, हम इसे गाइड कर देते। व्हाट इज फ्रॉड? फ्रॉड किसे कहते हैं? ओहो, आपके पास में नोट्स में भी तो नहीं हेडिंग गलत? वहां से ठीक है, ये फिर स्लाइड्स बनाते हुए। व्हाट इज फ्रॉड? फ्रॉड किसे कहते हैं? धोखे को। बट ये कानून है, कानून इतने आराम से तो नहीं समझाएगा। कानून ने कहा जब भी कोई शख्स 5 में से कोई हरकत इस इरादे से करेगा कि वो दूसरे को धोखा देना चाहता है तो वो फ्रॉड कहलाएगा। वो 5 चीजें कौन सी हैं? फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। नीचे दिए गए 5 कामों में से कोई एक काम। समझ, उन सारे लोगों में बड़ा तरस आ रहा है जो आगे पढ़ना शुरू हो गए। मैं तो उसके बाद नीचे 5 पॉइंट बताने, बाद में अगली वाली लाइन बतानी है, तो थोड़ा मेरी सुन लिया करें। एंड पे घर जाके तो आप पढ़ ही लेंगे। फ्रॉड मतलब इन 5 में से कोई एक काम। कौन से 5 काम? फॉल्स असर्शन, अंग्रेजी बड़ी घूमी भी होती है इनकी। सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। जब एक शख्स एक ऐसी चीज जो सच नहीं है को सच कह के बताए जबकि वो जानता है कि वो सच नहीं। आसान अल्फाज में झूठ बोलते हैं। इंतहाई आसान तर्जुमा, अगर एक बंदा झूठ बोले, अगर एक ऐसा बंदा एक ऐसी बात करे जो सच नहीं है, वो जानता है ये सच नहीं है और वो दूसरे को कहे कि ये सच है। अनफॉर्चुनेटली ये डेफिनेशन है, और डेफिनेशन के अल्फाज हमें हूबहू याद करने हैं। लेकिन आपने अल्फाज से घबराना नहीं। फॉल्स असर्शन, गलत बयानी करना। अगर एक बंदा दूसरे के साथ इन 5 में से कोई एक्ट करे ताकि दूसरा बंदा विद इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी, दूसरे को धोखा दिया जाए,
और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। मैं दरमियान में से पढ़ रहा हूँ, बीच में से कुछ बातें खाता जा। जब एक बंदा दूसरे के साथ इन 5 में से कोई एक काम करे ताकि वो उसको धोखा दे दे या उसको कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने पे मजबूर कर दे, राजी कर दे, तो ये कहलाएगा फ्रॉड। पहली चीज, एक शख्स जिसने झूठ बोला ये जानते हुए कि वो झूठ बोल रहा है। याद है मिसरिप्रेजेंटेशन जो गलती से हो जाती है, तो यहां हम कह रहे हैं जानते बूझते अगर किसी ने फ्रॉड किया तो वो फ्रॉड। पहली बात समझ आई? फॉल्स असर्शन, द सजेशन एज अ फैक्ट, एक हकीकत बताना, ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, बाय वन, उस बंदे की तरफ से, हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, जो नहीं मानता कि वो सही है। एक बात को सच कह के बयान करना उस बंदे की तरफ से जो सच नहीं है, और बंदा भी वो हो जो जानता हो कि वो जो बोल रहा है वो सच नहीं है, यानी जान के झूठ बोलना इज फॉल्स असर्शन। तो एक बंदा अगर झूठ बोल के किसी को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर ले तो इसे हम कहेंगे कि ये फॉल्स असर्शन। एक बंदा दूसरे को गाड़ी बेचते हुए कहे कि ये गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चलती है, और उसे पता हो कि ये वाली गाड़ी 2 लाख किलोमीटर नहीं चलती, तो जिसको पता हो वो ये कह के दूसरे को कहे कि ये गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चलती है, तो ये कहलाएगा फॉल्स असर्शन, फ्रॉड। क्लियर? देन एक्टिव कंसीलमेंट, इसकी तरफ मैं जरा एंड पे आता हूं। ऑनलाइन वाले भाई इसकी तरफ मैं एंड पे आता हूं, ठीक? मुझे पता भी यहां सवाल आ जाएगा, सर वो दूसरा वाला पॉइंट नहीं समझ आ रहा। तीसरा, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, खोखला वादा, झूठा प्रॉमिस। एक बंदे ने दूसरे को प्रॉमिस किया, ए ने बी से कहा अगर मैं आपको इतने पैसे दूं तो क्या आप मुझे इतने केजी ऑरेंज सप्लाई करेंगे? ऑरेंज होते थे, सेब होते थे, ऑरेंज। आप इतने केजी ऑरेंज सप्लाई करेंगे? उसने कहा हाँ जी मैं करूंगा, ये जानते हुए कि उसने नहीं करना। अब इसने कोई फैक्ट नहीं बोला, एक वादा की है और वादा झूठा है। वादा करते वक्त अगर वादा करने वाले को पता हो कि जो वादा कर रहा है वो झूठा है, तो ये एम्प्टी प्रॉमिस कहलाएगा। आज मैं स्टूडेंट हूं, सवाल पूछता हूं, सर ये साबित कैसे होगा कि उस वक्त इरादा उसका था या नहीं था? अब मैं टीचर हूं, मैं जवाब दूंगा भाईजान अदालत का मामला, ये हमारा मसला ही नहीं है कि हम नियतों के ऊपर झगड़े करें, हमें कानून पता होना चाहिए। कानून क्या है? अगर नियत खराब थी, एक बंदे ने वादा झूठा किया था, ये जानते हुए कि झूठा वादा कर रहा है, उसने फ्रॉड किया। अब वो साबित कैसे होगा, कितने गवाह चाहिए होंगे, क्या मामला होगा, किस तरह से होगा, वो अदालत का मसला है। हमें कानून पता होना चाहिए। झूठ की नीयत से किया गया वादा, ना परफॉर्म करने की नीयत से किया गया वादा एम्प्टी प्रॉमिस है। ये भी बात समझ आई? फिर एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। अगर कानून ने किसी चीज को कह दिया ये फ्रॉड है, तो चाहे आपको जितना खूबसूरत लग रहा हो वो फ्रॉड है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बंदे को कहा कि जी तुम मुझे 25,000 रुपए दो, 3 महीने बाद या तो मैं तुम्हें बाइक दूंगा या मैं तुम्हें 40,000 रुपए दूंगा। कितना खूबसूरत सा लग रहा है मामला। तुम आज 25,000 दो, 3 महीने बाद या तो मेरे से 40,000 वापस ले लो या मैं तुम्हें एक बाइक दे दूंगा। सुनने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। पाकिस्तान ने रिसेंटली इस तरह के अरेंजमेंट को मना कर दिया। फैसलाबाद का एक ग्रुप जिसने बहुत ज्यादा ये वाला काम किया था और उसमें बहुत बड़े लेवल के फ्रॉड हुए थे, बड़े मसलों मसाइल हुए थे, तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है इस तरह की पॉन्जी या पिरामिड स्कीम्स कहलाती हैं। सिलेबस में नहीं हमारे अल्फाज, जस्ट बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ने कह दिया ये चीज मना है। अब आपको सुनने में जितना मर्जी खूबसूरत लग रही है, अगर गवर्नमेंट ने कह दिया ये फ्रॉडुलेंट है तो फिर ये फ्रॉडुलेंट है। चाहे वो बंदा वाकई ही में नेक नियति से आपसे पैसे लेके और वाकई में शायद आपको मोटरसाइकिल दे दे या 40,000 रुपए दे दे, लेकिन जब गवर्नमेंट ने कह दिया दिस इज फ्रॉडुलेंट तो फिर वो फ्रॉडुलेंट है। तो अगर अकल काम ना भी करे और कानून में लिखा हुआ हो कि ये चीज मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड है, फलाना फ्रॉड है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग फ्रॉड है, तो जिसको कानून कह दे ये फ्रॉड है वो फिर फ्रॉड है। तो झूठ बोलना या झूठा वादा करना या कोई ऐसा काम करना जिसको गवर्नमेंट के कानून ने डिक्लेयर किया हो कि ये वाली हरकत फ्रॉड कहलाती है, तो वो फ्रॉड है। इन ऊपर की जितनी बातें हमने पढ़ी हैं उनके अलावा कोई भी और एक्ट आप करें फिटेड टू डिसीव, आपको तो फ्रॉड, ये तो बहुत कमाल है।
वो डेफिनेशन पढ़ेंगे फ्रॉड की, फिर कुछ ऐसा करेंगे जो उस डेफिनेशन पे पूरा ना उतरता हो। तो उन्होंने एक जुमला ऐड कर दिया, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, जिसका मकसद क्या था, धोखा देना, तो वो भी फ्रॉड है। एक पॉइंट को छोड़ के हमने बाकी सारे पॉइंट पढ़े। झूठ बोलना भी फ्रॉड है, झूठा वादा करना भी फ्रॉड है, वो हरकत करना भी फ्रॉड है जिसको गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये फ्रॉड है, कोई और काम इस इरादे से करना कि आप दूसरे को धोखा दें, वो भी फ्रॉड है। यहां तक बात समझ आई? कौन करेगा फ्रॉड? वो बंदा खुद भी कर सकता है, उसका एजेंट भी कर सकता है, और उसकी रजामंदी से भी हो सकता है। मैं दुकान का मालिक हूं, मेरे सामने मेरा जो सेल्समैन है वो एक कस्टमर को कह रहा है ये गाड़ी ले जाएं, 2 लाख किलोमीटर चलती है, और मुझे पता है कि नहीं चलती, और मेरे सामने सब हो रहा है और मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैंने भी फ्रॉड किया। यानी फ्रॉड मैं करूं, मेरा एजेंट करे, या मेरी रजामंदी से हो, मेरे सामने हो, मैं रोकूं ना, और मुझे पता हो कि हाँ भाई ये फ्रॉड हो रहा है और मैं उस फ्रॉड को हो जाने दूं, तो मैंने भी फ्रॉड किया। इसके लिए लॉ वर्ड इस्तेमाल करता है कॉवेनेंस, कि आपकी रजामंदी से हुआ। अब देखते हैं अंग्रेजी क्या कहती है। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड। मैं तो एक दफा ऑनलाइन देख लूं, क्योंकि कोई बच्चा पूछ रहा होगा सर पॉइंट 2 नहीं बताया। एक्टिव कंसीलमेंट, आगे क्वेश्चन मार्क लगा। आप ही के लिए तो मैंने कमेंट देखे थे खास तौर पे, भाई नहीं मैंने एंड पे बताया जी। फ्रॉड मीन एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, या तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट करे, और विद हिज कॉन्वेंस, या उसकी रजामंदी से, उसके सामने हो रहा हो, उसकी उसमें खुशनुदी शामिल हो, और बाय हिज एजेंट। तो इसका मतलब है उन 5 में से भी कोई काम वो बंदा करे, उसका एजेंट करे, या उसकी रजामंदी से हो, इस इरादे से कि दूसरे को धोखा देना है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, इस पूरी हरकत को फ्रॉड डन। एक्टिव कंसीलमेंट को छोड़ के हमने बाकी सारी बातें पढ़ी, और वो लोग जो नीचे वाले पॉइंट पढ़ते जा रहे हैं वो तो परेशान ही हो रहे होंगे जी। एक्टिव कंसीलमेंट अभी तक हमने नहीं पढ़ा, खुदा के लिए इसका सवाल मत पूछिएगा, अभी मैंने पढ़ाना है जी। जी बिल्कुल, अगर तो एक बंदे को पता है कि एजेंट ने फ्रॉड किया है और इसकी रजामंदी से किया है, फिर तो वो फ्रॉड है। अगर एक एजेंट ने फ्रॉड कर दिया और इसको नहीं पता था कि एजेंट फ्रॉड कर रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी है? थोड़ा सा पेचीदा है मामला। थर्ड पार्टी की नजर में, थर्ड पार्टी से मुराद भाई ये और एजेंट तो अलग हो गया ना। थर्ड पार्टी का मतलब वो जो दूसरा बंदा है जिसका फ्रॉड हो गया। फ्रॉड एजेंट ने किया, एजेंट किसका था? मेन बंदे का। पहले तो वो इदारे से या उस मेन बंदे से कहेगा जी मुझे हर्जाना दे, वो मेन बंदे को पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद फिर वो उस एजेंट को पकड़ेगा कि तुमने बगैर मेरी रजामंदी के झूठा क्यों वो काम किया। ये ऐसे ही है जैसे फर्ज करें कॉलेज में आप आए और कॉलेज का कोई बंदा आपके साथ धोखा कर दे, कॉलेज की रसीद देते हुए कोई गड़बड़ कर दे, आप तो कॉलेज पे केस करेंगे। आप कहेंगे भाई मैं इस कॉलेज में आया और कॉलेज के एक ऑथराइज बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया है। कॉलेज की नीयत नहीं थी, उस अकेले बंदे की नीयत थी, लेकिन पहले कॉलेज पाबंद होगा आपको पैसे दे देने के बाद फिर कॉलेज उस बंदे को लीगली अदालत में ले जा सकता है कि इसकी वजह से हमें नुकसान हुआ, इससे ये पैसे हमें दिलवाए। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉड अगर आपके एजेंट ने किया है, आपकी मर्जी से किया है, फिर तो आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। और अगर आपकी मर्जी से नहीं किया तो पहले आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल है जिनके साथ धोखा हुआ, उनको कंपनसेट करें, बाद में आप इस एजेंट से अपना हक वसूल कर सकते हैं। इसके ऊपर हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एजेंसी क्या होती है और किस तरह से काम करती है जी। लॉ ने जिसको डिक्लेयर कर दिया ये फ्रॉड है जी, जिसके साथ फ्रॉड हो रहा है उसको नहीं पता, तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया। लॉ ने डिक्लेयर किया कि ये हरकत फ्रॉड है, और एक बंदे को ये पता ही नहीं था कि लॉ ने डिक्लेयर किया ये फ्रॉड है, और उसके साथ वो हो गया और वो जिंदगी जीता रहा और एक दिन मर गया, तो टेंशन ही खत्म। टेंशन तो हमारी तब आएगी जब उसे पता होगा और वो अदालत में आके कहेगा जी। उसे कैसे पता कि ये फ्रॉड है? आपका सवाल क्या था? अगर बाद में पता लग जाए। कानून बड़ा मजे का है, अगर फ्रॉड करने वाले ने फ्रॉड कैच ही नहीं किया ना, तो फिर फ्रॉड नहीं कहलाता। अगर उसको नहीं पता कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है,
नहीं लॉ ने क्लियर किया, उसके साथ फ्रॉड हो गया, ठीक है, उसको नहीं पता कि लॉ ने उसको नहीं पता, तो जब उसको नहीं पता तो अदालत क्या करने गया? मेरा सवाल यही है। ये नहीं पता कि लॉ ने क्लियर किया कि ये फ्रॉड है, तो फिर अदालत क्या करने गया? मेरा वही तो सवाल है। उससे बाद में पता लगा कि ये हुआ है। रूल सुनने सिलेबस में नहीं है। अगर वो उस वक्त तक उसका कोई फायदा उठा चुका होगा तो फिर उसको रिवर्स नहीं कर सकेगा। याद है, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स भी तब होता है जब रिकवर हो सके। वो उसको 10 साल बाद पता लगा मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, तो वो बाद में। तो इसमें यही है कि एट द टाइम अगर उसको नहीं पता पार्टी को और बाद में पता लग गया है तो देखा ये जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कहां तक पहुंच गया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होकर खत्म भी हो गया है तो फिर देखेंगे कि क्या उसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। अभी हम कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन के टाइम पे हैं। इस वक्त हम ये सोचेंगे कि क्रिएशन के वक्त अगर एक बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है तो उसके क्या राइट्स। तो इस वक्त हमारी assumption है कि उसे पता लग गया होगा। अगर नहीं पता लगा तो फिर उसे पता लगा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस के दौरान, यानी चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 7 में चले जाएंगे। चैप्टर 2, 3, 4 तक अभी हम कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते समय के मसले देख रहे हैं सारे। डन जी, सर ये वाली बात तो हुई ना, मतलब 10 साल बाद पता लगा तो तब तक खत्म है। ठीक है, लेकिन गाड़ी 2 लाख किलोमीटर जो नहीं चलती, मतलब उसने चेक की वो नहीं चली, तो ठीक है। फिर आ गया, फिर इसका वर्किंग। हाँ, अब देखें, एक बंदे ने झूठ बोला और आपने उस झूठ पे भरोसा किया और बाद में वो उतना नहीं चला, तो बेसिकली ये फैक्ट पे बात आ गई। वो जो उसने फैक्ट बताया था वो झूठा था और ये फैक्ट तभी पता लग सकता था जब वो यूज की जाए। तो अब अगर वो यूज करते हुए ऐसा हुआ और फिर जब उसने पता कराया तो पता लगा कि उसके साथ फ्रॉड हुआ था, तो अब अगेन वो वापस आके देख सकता है कि क्या वो उसको रिस्टोर कर सकता है। अगेन कुछ पॉइंट जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो ये कहते हैं कि क्या उसने कोई बेनिफिट तो नहीं ले लिया। अगर कुछ अरसे उसने गाड़ी के झूठे ले लिए हैं तो उतनी अमाउंट को डैमेज में से माइनस किया जाएगा और बकाया का वो कंपनसेशन चार्ज करेगा। जी, अभी हमने एक पॉइंट नहीं पढ़ा उसको छोड़ के। फ्रॉड बंदा करे, उसका एजेंट करे या उसकी रजामंदी से हो, इस इरादे से कि दूसरे को धोखा दे दें और कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लें, तो ये बेसिकली फ्रॉड है। झूठ बोलना, झूठा वादा करना, कोई ऐसा काम करना जो गवर्नमेंट ने फ्रॉड कहा हो, या कोई भी और ऐसा काम करना जिसमें धोखा देना हो। चारों बातें क्लियर? एक भाई का सवाल। जी बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट बाद में, इन्होंने कहा जी एलडीएस की स्कीम अप्रूव नहीं होती, एक और लोग स्कीम बनाते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, फ्रॉड करते हैं। अगर तो गवर्नमेंट ने पहले से बताया हुआ था कि ये स्कीम फ्रॉडुलेंट है, इधर मत जाना, फिर तो वो फ्रॉड की डेफिनेशन में आ जाएगा। और अगर उनके साथ बाद में हुआ है तो फिर इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कहती है जी हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने तो कहा था कि पहले देख लो एलडीए की वेबसाइट पे। अब अगर सुनना चाह रहे हैं तो ये रूल भी सुन लें। अगर एक हकीकत छुपी हुई हो और आप थोड़ी सी दिक्कत से हकीकत जान सकते हो और ना जाने, तो फिर आप फ्रॉड को रिवर्स नहीं कर सकते। एक बंदा फ्रॉड कर रहा है, कह रहा है बिल्कुल जेन्युइन, खूबसूरत एलडीएस अप्रूव्ड सोसाइटी, और आपके लिए सिर्फ दिस इज अ मैटर ऑफ गूगल पे सर्च करें और 5 मिनट में आपको पता लग जाए कि ये अप्रूव है या नहीं। जी बिल्कुल। अब अगेन, अगर किसी पार्टी पे आपने भरोसा किया और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उनका इरादा आपको धोखा देने का था और आपका इरादा धोखा खाने का नहीं था, लेकिन उनका अगर इरादा धोखा देने का था, तो इसको हम फ्रॉडुलेंट वाले में नहीं लेके आएंगे, इसको हम लेके आएंगे एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। फ्रॉडुलेंट तब होगा जब गवर्नमेंट ने पहले से कह दिया होगा खबरदार इस सोसाइटी में डील ही नहीं करना। और अगर वो सोसाइटी को गवर्नमेंट ने मना नहीं किया था लेकिन बाद में धोखा होगा, फ्रॉडुलेंट में आ गया हो गया, तो वो फ्रॉड में आएगा। अब पॉइंट ये है कि फिर गवर्नमेंट क्यों नहीं कंपनसेट करती उन लोगों को? ऐसे ही है, क्योंकि गवर्नमेंट का इख्तियार नहीं है, उन्हें अदालत में जाना चाहिए। गवर्नमेंट का ताल्लुक ही नहीं है ना। अदालत जाए, अगर अदालत कह देती है इनके साथ जुल्म हुआ है और इसलिए हुआ है कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट एक्टिव नहीं था, तो फिर गवर्नमेंट कंपनसेशन देगी। लेकिन हम बहुत दूर निकल जाते हैं, हमें वापस आना है। फ्रॉड तिजारती मामलात में कोई कंफ्यूजन। ऑनलाइन वाले में सर, फ्रॉड के लिए एक्यूज करने के लिए रीजनेबल टाइम होना चाहिए होगा, या जब भी पता चले। अगेन कुछ फ्रॉड ऐसे होते हैं जिनका पता ही बाद में लगता है, जैसे वही बात है कि गाड़ी 2 लाख किलोमीटर नहीं चल सकेगी तब पता लगेगा। तो अदालत केस टू केस अंदाजा लगा लेती है कि इस तरह के फ्रॉड में कितने अरसे तक एक बंदे को रिस्पॉन्ड कर देना चाहिए। भाई मैं सीए करने के बाद अचानक से जाके कॉलेज से कहूँ कि आपने मुझे आईटी पढ़ाते हुए जो है वो मेरे से 5,000 एक्स्ट्रा फीस ले ली थी, तो अदालत भी कहेगी यार अब जाने दो बस,
बहुत हो गए, हम मतलब क्वालिफाई कर लिया। तो मैं अब आज याद आया है कि वो आईटी के पेपर में उस टाइम पे ओवर चार्जिंग हुई थी। तो अगेन एक मुनासिब टाइम फिर अदालत सिचुएशन के हिसाब से अंदाजा लगा लेगी कि किस सिचुएशन में किस चीज को मुनासिब और गैर मुनासिब काम करेंगे। तो वो ऐसे तो फ्रॉड के केस में ज्यादातर ऐसा होगा कि उसे बाद में पता लगेगा। अब रूल क्या है, आंखें खुली रखनी है। अगर आप थोड़ी सी भी तहकीक करके पता कर सकते हैं ना एक चीज, तो जरूर करनी है। अगर वो एक ऐसा झूठ बोले जिसको वेरीफाई करना इतना आसान हो कि शायद 5 मिनट का काम हो, और आप फिर भी तहकीक ना करें, तो फिर आपको कैंसिल करने का इख्तियार नहीं मिलेगा। लॉ कहेगा यार इतना तो आंखें खुली रखनी थी। मुश्तरी होशियार बाश, सुना है? मुश्तरी होशियार बाश, डॉक्ट्राइन ऑफ कैवियर टेम्पटर, लेट द बायर बी अवेयर। लॉ एक जगह पे जाके ना तंग आके कहते यार इतना तो तुमने भी तो देख लेना था, हर मामला मेरे पास क्यों लेके आते हो। तो ये जहन में रखना है कि इफ द ट्रुथ कुड बी डिस्कवर्ड विद ऑर्डिनरी डिलिजेंस, अगर सच थोड़ी सी दिक्कत से पता लगाया जा सकता था, तो फिर सब ओके। यानी कि फिर अगर आपके साथ जुल्म हुआ है तो आप डिजर्व करते थे कि आपके साथ जुल्म हो। डन? बात समझ आई? एक्टिव कंसीलमेंट पे आते हैं। झूठ बोलना भी फ्रॉड है और सच छुपाना भी फ्रॉड है। गाड़ी जो खरीद रहा था, उस गाड़ी में एक मसला था कि वो चलते चलते उसका इंजन सड़क पे गिर जाता था। चेक करें कितना क्यूट सा मसला है। ठीक है, गाड़ी चलते चलते अचानक से इंजन सड़क पे गिर जाता था। गाड़ी खरीदने वाले ने कहा हाँ भाई सही है ना गाड़ी, हाँ बेहतरीन जबरदस्त ले जाओ। उसने झूठ तो नहीं बोला, सच छुपा लिया। अच्छा, अगर पूछने वाले ने पूछा ही नहीं कि इसका इंजन गिरता तो नहीं, क्यों पूछेगा ऐसा कोई? उसने कहा गाड़ी दौड़ती अच्छी, उसने कहा रंग अच्छा है, हाँ तेज दौड़ती है, हाँ जी 2 लाख किलोमीटर चलती है। अब उसने पूछा ही नहीं कि इसका इंजन तो नहीं गिर जाता, तो बताने वाले ने भी खामोशी इख्तियार की। क्या ये फ्रॉड है या नहीं? एक्टिव कंसीलमेंट, सच छुपा लेना भी फ्रॉड है। अब कौन सच छुपाए तो फ्रॉड है और कौन सच छुपाए तो फ्रॉड नहीं है? कानून ने 2 रूल दिए। उन्होंने कहा जहां पार्टीज में फिड्यूशरी रिलेशनशिप है या जहां साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच है, वहां पे खामोश रहना फ्रॉड है। बात समझते हैं? एक बंदा अपने भाई से गाड़ी खरीद रहा है और उसने नहीं पूछा गाड़ी में क्या खराबी है, और भाई ने भी नहीं बताया गाड़ी में क्या खराबी है। भाई को पता था गाड़ी में खराबी है, भाई खामोश रहा, ये खामोशी फ्रॉड है। क्योंकि दूसरी तरफ कौन है? उसका अपना भाई, जिसके साथ उसका क्या रिलेशन है? फिड्यूशरी, भरोसे का रिश्ता है। जिसका भरोसे का रिश्ता है वो फिर आके सवाल जवाब नहीं पूछता बहुत ज्यादा, वो कहता अच्छा ये चीज ले जाता हूं मैं। तो अगर एक बंदे से भरोसे का रिश्ता था, तो अब आपका खामोश रहना फ्रॉड काउंट होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ी मजे की बात करता है, कहता है हर खामोशी फ्रॉड नहीं है। वो खामोशी फ्रॉड है जिसमें नंबर 1 या तो आपका रिश्ता ऐसा हो कि वहां आपको खामोश नहीं रहना चाहिए था, बोलना चाहिए था। दूसरा, where silence itself is equivalent to speech, मतलब silence is equal to talking। वाह, ये कैसे पॉसिबल है? silence is equal to talking। मैं अगले दिन क्लास में आऊं और मैं कहूं हाँ भाई चैप्टर नंबर 3 में किसी को मसला तो नहीं है, और आप रहे खामोश। ये खामोशी चीख चीख के कुछ कह रही है कि आपको मसला। मेरा सवाल ही ऐसा है जिसका जवाब खामोशी का एक मतलब है। सवाल क्या है? अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं, और आप हैं खामोश, तो मुझे जवाब मिल गया कि आप लोगों को कोई मसला। आपका खामोश रहना बोलने के मुतरादिफ है। आप बोल देते कोई मसला नहीं है, या आप खामोश रहे, दोनों का मतलब एक ही है। एक बंदा दुकानदार से चीज खरीदते हुए खास तौर पे उससे पूछे भाई इसके इंजन में तो नहीं कोई मसला, और दूसरा खामोश रहे, इसका मतलब है वो क्या कहना चाह रहा है कि कोई मसला नहीं है। जो खामोश है, आपने कहा इंजन में कोई मसला तो नहीं, अगर है तो बता दो,
और वो खामोश है, तो उसकी खामोशी का मतलब कोई मसला नहीं। ऐसी खामोशी जिसका कोई मतलब हो और ऐसी खामोशी जो भरोसे के रिश्ते के दरमियान हो, इस तरह की खामोशी को फ्रॉड मानेंगे। तो ये जो साइलेंस है, साइलेंस और फ्रॉड का आपस में क्या रिश्ता है? हर साइलेंस फ्रॉड नहीं है। दो तरह की साइलेंस फ्रॉड है, जहां भरोसे का रिश्ता था, अगला पूछे ना पूछे आपको बताना चाहिए था हर हकीकत, और दूसरा जहां खामोशी का कोई यस या नो में मतलब निकल रहा है। उम्मीद है आप ज्यादा परेशान नहीं है। बात समझ आ रही है? सबको आ रही है? यहां पे फेडरल शरिया कोड बीच में आई 1980 की दिहाई में। उन्होंने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने यहाँ पे जो बात की है वो इस्लामी नजरियात के अगेंस्ट। इस्लाम ने हमें ये सिखाया है कि आपकी चीज में खूबी हो तो भी बताना है, खामी हो तो भी बताना है। तो टेक्निकली जो हम पढ़ रहे हैं ये रूल इस वक्त वो कलअदम हो चुका हुआ है पाकिस्तान में। फेडरल शरिया कोर्ट ने इस कानून को पाकिस्तान में खत्म कर दिया। रूल क्या है? खामोशी फ्रॉड नहीं है। दो जगह फ्रॉड है, जब रिश्ता ऐसा हो जहां खामोश नहीं रहना चाहिए था, या जहां दूसरे ने सवाल ऐसा पूछा जिसके जवाब में खामोश रहना जो है वो आप धोखा दे रही हैं। तो ये दो तरह की साइलेंस फ्रॉड है, बाकी साइलेंस फ्रॉड नहीं है। लेकिन इस्लामिक रूल ये कहता है कि साइलेंस बहरहाल फ्रॉड। अगर आपकी नीयत खराब है और आप खामोश हैं और आप दूसरे को सारी हकीकत नहीं बता रहे तो ये बहरहाल एक फ्रॉड है। तो अगर पेपर में कभी ये सवाल आ जाए तो ये लिखने के बाद अपने ईमान को ताजा करने के लिए नीचे एक नोट दे दीजिएगा कि हाउएवर दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। या फेडरल शरिया कोर्ट अगर आपके जहन में रह सके, फेडरल शरिया कोर्ट, ये जो विफाकी शरीयत की अदालत है, ये सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे खड़ी हुई होती है। तो फेडरल शरिया कोर्ट ने इसको डिक्लेयर कर दिया है कि साइलेंस पाकिस्तान में हमेशा फ्रॉड माना जाएगा। तो एक्टिव कंसीलमेंट समझ आया? एक्टिव कंसीलमेंट इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। खामोश रहना, वो बंदा जिसको पता हो हकीकत का और वो हकीकत ना बता रहा हो, वो एक्टिव कंसीलमेंट है। फिर हमने देखा कि इसमें फिर खामोशी के क्या मतलब है और खामोशी का मतलब समझने की कोशिश की। क्लियर हुई बात? जी, अब अगर एक गाड़ी जिसका इंजन चलते चलते गिर जाता है, अगर एक बंदे ने पूछा ही नहीं इंजन के बारे में और दूसरे ने बताया ही नहीं इंजन के बारे में, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक वो फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड होता अगर दो में से काम होता, बेचने और खरीदने वाले का आपस में कोई रिश्ता होता भरोसे का। भरोसे का रिश्ता सिर्फ बहन भाई में नहीं होता, एक रेगुलर कस्टमर के साथ भी भरोसे का रिश्ता होता है जो मुसलसल आपकी गाड़ी खरीदता आके। तो या तो भरोसे का रिश्ता हो या उसका कोई ऐसा सवाल था जिसके जवाब में खामोश रहने से आपने उसको कोई गलत मतलब दिया। अगर दूसरा बंदा खामोश था और आपकी गाड़ी निकल गई तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक धोखा नहीं हुआ, बट शरिया कोड के मुताबिक धोखा हुआ। नहीं जी सर, अगर रक्षे वाले ने आपसे कहा कि फलाने जगह तक आपने जितने पैसे देने हैं दे दें, अगर आप मसलन 100 रुपए दे दें और वो 150 मांग रहा हो तो ये फ्रॉड हुआ ना सर? जी, अब अगेन सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट में दिस इज गुड के शुरू में तय हो जानी चाहिए चीज। अगर तय नहीं होती ना तो जनरल रूल जो हमारी किताब में नहीं लिखा वो ये है कि अदालत फिर उसको रीजनेबल के अंदर डिफाइन कर सकती है, अगर कुछ लोग शुरू में तय करना भूल जाए। लेकिन अगर तय हो चुकी है एक अमाउंट तो फिर उसी ही अमाउंट पे डन होना चाहिए। अगर 100 रुपए तय हुए हैं और आगे बंदा 150 रुपए मांगे तो वो गलत है। और वो 150 रुपए आपसे मांगते हुए बड़ा तेजी से रिक्शा चला रहा हो तो थोड़ा सा वो अथॉरिटी रखता है, थोड़ा सा उसने आपको अंडर इन्फ्लुएंस में वो कर दिया है कि आप डरे हुए हैं, आप मगलूब हो गए हैं कि नहीं यार गिराना दे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बहुत घूम के देखें तो उसमें थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आ सकता है। अदरवाइज अगर एक बंदे ने 100 रुपए तय किए हैं और वो 100 के बजाय 150 मांगे बाद में, तो अब वो गलत कर रहे हैं। फ्रॉड समझ आया? क्या मैं पूछने की जसारत कर सकता हूँ कि फ्रॉड से होगा क्या कॉन्ट्रैक्ट के साथ? ये बात तो सबको पता है। अवॉइडेबल होगा तो किसके पास क्या इख्तियार होगा? अग्रीड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है और बेनिफिट्स वापस ले सकती है। तो
कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा जिसकी कॉन्सेंट कॉज हुई है। पार्टी जिसकी कॉन्सेंट कॉज हुई है वो इंसिस्ट कर सकती है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो अगर जोर देना चाहें तो वो जोर दे सकते हैं कि हाँ भाई ये जो है ना इसका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो। डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं। एग्री पार्टी के पास दोनों ऑप्शन है, चाहे तो कह दे खत्म कर दो, चाहे तो कहे कंटिन्यू। अगर वो कहे कंटिन्यू बस फिर तो चल पड़ा मामला, और अगर वो कहे खत्म कर दो तो फिर वो डैमेजेस मांग सकती है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मुझे मेरा हर्जाना अदा किया जाए। बट एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकती जहां द पार्टी गेव द कंसेंट इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड। एक बंदा दूसरे को गाड़ी की फीचर बता रहा था, उसने कहा ये गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चलती है, आपने कहा अरे वाह जबरदस्त। उसने कहा गाड़ी में फलाना तरह का इंजन लगा हुआ है, आपने कहा वाह जबरदस्त। गाड़ी इस तरह की है, जबरदस्त, इतनी तेज दौड़ती है, जबरदस्त, इसके पहिए जापानीज हैं, बड़ा जबरदस्त। अब वो बताते जा रहा है, सामने वाले बंदे ने बोर होके जो है ना कैंडी क्रश निकाल ली, खेल रहा है, उसकी बात भी सुन रहा है। उसने बीच में कहा गाड़ी लाल रंग की है, आपने कहा हाँ ठीक है सही है ओके। बाद में आपको गाड़ी मिली सफेद रंग की थी और आप उस गाड़ी के साथ खुश हैं और जिंदगी जी रहे हैं, बड़े आराम से जी रहे हैं। अचानक से किसी दोस्त ने आके बताया कि उस दिन उसने बोला था लाल गाड़ी दे रहा है, सफेद गाड़ी दी है तुम्हें, बोला क्या था लाल गाड़ी। इस बंदे ने एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड दी थी, इसको नहीं पता था दूसरा फ्रॉड कर रहा और उसको शायद गाड़ी के रंग से लेना देना भी कुछ नहीं था। तो अगर एक बंदे को बाद में पता लगे कि उसके साथ उस वक्त फ्रॉड हुआ था जबकि उस वक्त उसको उस फ्रॉड से कोई लेना देना भी नहीं था, इसको मैं कहता हूं कि एक बंदे ने फ्रॉड दिया और दूसरे ने कैच ही नहीं किया। जैसे ही है, जैसे कॉलेज के पास आप आए जी मैंने फीस जमा करानी है और कॉलेज वाले कहे हाँ जी बड़ी जबरदस्त क्लासें होती हैं, आग लगा देते हैं फलाना, और 6 के 6 दिन क्लास हो रही होती है फलाना फलाना। आप जो है वो सुनते जा रहे थे और आपने कहा ठीक है आदि साहब क्लास पढ़ा रहे हैं, लॉ की क्लास है, ठीक है मुनासिब टाइम पे खत्म हो जाएगी, ओके डन। आपने सुना ही नहीं कि वो कह रहे हैं 6 दिन क्लास होगी और असल में 6 दिन नहीं हुई, और इस चीज से आपका नुकसान के बजाय फायदा हुआ। तो उन्होंने फ्रॉड देने की कोशिश की, आपने फ्रॉड कैच ही नहीं किया। बात समझ रहे? तो कहने का मतलब ये है कि अगर फ्रॉड करने वाला फ्रॉड देने की नियत रखता हो और जिसके साथ वो ये नियत रखता हो उसको उस चीज से फर्क ही कोई ना पड़ता हो। लेकिन हर बंदे के लिए हर वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं होता। भाई एसी बेचते वो आपको कहें इसमें वाईफाई की फैसिलिटी भी मौजूद है और आपको शायद वाईफाई से कोई लेना देना नहीं है और आपने उस टाइम पे सुना भी नहीं कि वो वाईफाई की बात कर रहे हैं, और आप एसी लेके आ गए और आपको 2 साल बाद पता लगा इसमें वाईफाई नहीं है, तो आपको तो वाईफाई चाहिए भी नहीं था, आपको तो कोई ताल्लुक भी नहीं था। तो अगर फ्रॉड देने वाले ने फ्रॉड दिया और फ्रॉड रिसीव करने वाले ने फ्रॉड रिसीव ही नहीं किया, उसने कंसेंट दे दी इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड, तो यहां वो फ्रॉड को कैंसिल नहीं कर सकता। ये जो वॉइडेबल ऑप्शन है ना, ये कहां नहीं होगी, जहां इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड। दूसरा जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी एक सवाल पे, साइलेंस फ्रॉड था और एग्री पार्टी हैड द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विद ऑर्डिनरी डिलिजेंस। डिलिजेंस कहते हैं दिक्कत को, मेहनत को, ऑर्डिनरी कहते हैं मामूली को। अगर एक बंदा खामोश है और आप हल्की सी कोशिश से सच जान सकते हैं और आपने इतनी भी जहमत नहीं की, तो फिर ये फ्रॉड, मतलब फ्रॉड तो है लेकिन आप इस फ्रॉड को कैंसिल नहीं कर सकते। एक तो रिश्ता था ना, जहां रिश्ता ऐसा था वहां तो आपने पूछना ही नहीं है, वो तो फिर तो फ्रॉड हो गया, वहां वो तो फ्रॉड में काउंट हुआ। यहाँ हम कह रहे हैं कि एक बंदे ने धोखा दिया खामोश रह के और आप बड़े आराम से पता कर सकते हैं। आप मार्केट में बैठे थे जहां 200 दुकानें और एक बंदे से सवाल पूछा ये चीज ऐसी होती है, वो खामोश है, साथ वाले दुकान से पूछ लो, किसी और से पूछो भाई ये चीज ऐसी होती है। तो अगर आप थोड़ी सी दिक्कत से सच जान सकते थे और आप सच तक नहीं पहुंचे तो ये आपकी गलती है। फ्रॉड भले हो गया हो, आपको वॉइडेबल ऑप्शन नहीं मिलेगी, वो जो मजलूम को मिलती है ना, तो मजलूम को जो वॉइडेबल ऑप्शन है 2 जगह नहीं मिलेगी। वर्ड हम पढ़े एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है, ये रूल कहां अप्लाई नहीं करेगा। रूल क्या है, फ्रॉड हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया, मजलूम तुम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हो, 2 जगह वो खत्म नहीं कर सकता। अगर उसे फ्रॉड हुआ ही नहीं था, उसका ताल्लुक ही कोई नहीं था उस बात से, यानी कि उसने इन इग्नोरेंस ऑफ दैट फ्रॉड दैट एलिमेंट उसने वो कंसेंट दे दी थी, उसको उस चीज से कोई बिल्कुल कोई कनेक्शन ही नहीं था। या दूसरी ऑप्शन क्या है, दूसरा खामोश था, आप थोड़ी सी कोशिश से सच जान सकते थे। जैसे वो अभी वो हम सोसाइटी वाली बात कर रहे थे
एक सोसाइटी में उन्होंने कहा आ जाए जी सोसाइटी बड़ी जबरदस्त है, आपने पूछा एलडीएस अप्रूव है, उसने आए बाएं शाए करके कोई और बात कर दी। अब एलडीएस अप्रूव है या नहीं है, ये चीज थोड़ी सी दिक्कत से सर्च की जा सकती है। गूगल पे सर्च करें, एक वेबसाइट का नाम आ जाएगा, क्लिक करेंगे, आप वहां पे नाम डालेंगे, पता लग जाएगा वो रजिस्टर है या नहीं है। मतलब ये को 5 मिनट की एक्टिविटी थी। अगर आप इतना भी करने पे तैयार नहीं है, तो अब अगर उसने आपके साथ धोखा कर दिया तो फिर गवर्नमेंट भी कहेगी भाई आपने आंखें खुली रखनी थी। तो ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ हम वो मुश्तरी होशियारबाज वाली बात अप्लाई कर सकते हैं। खरीदार को आंखें खुली रखनी होंगी। ऐसा नहीं है कि सारा ही जुल्म उसने किया है, आपने खुद से समझा ही नहीं अपने राइट्स, आपकी तरफ से भी गलती हुई है। सम अप करते हैं, 5 चीजों को अगर किया जाए तो 5 में से कोई एक चीज की जाए तो फ्रॉड है। जब कोई बंदा खुद करे या उसका एजेंट करे या उसकी रजामंदी से हो और दूसरे बंदे को धोखा देना या कॉन्ट्रैक्ट में जबरदस्ती, तो कॉन्ट्रैक्ट में धोखे से उसके दिमाग से खेल के उसको ले आना मकसद हो, तो ये कहलाएगा फ्रॉड। झूठ बोलना फ्रॉड है, सच छुपाना फ्रॉड है, झूठा वादा करना फ्रॉड है, जिसको गवर्नमेंट कहते हैं वो करना फ्रॉड है, और इनके अलावा कहीं भी कोई भी ऐसा एक्ट जिसमें इरादा धोखे का हो वो फ्रॉड है। साइलेंस फ्रॉड होगा या नहीं होगा? कॉमनली साइलेंस फ्रॉड नहीं होगा, लेकिन 2 जगह पे साइलेंस रहना फ्रॉड है। नंबर 1 जहां भरोसे का रिश्ता है, आपको बताना चाहिए था सारी बातें, और नंबर 2 जहां साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जहां खामोश रहना बोलने के मुतरादिफ है। ये कब होगा? जब अगले बंदे ने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसके जवाब में खामोश होने का एक खास मतलब है। फिर क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट के साथ? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। वॉइडेबल होगा तो जो मजलूम है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे, चाहे तो कंटिन्यू करे। अगर खत्म कर देता है तो फिर डैमेजेस और जो बेनिफिट्स वगैरह वो हुए वो वापस होंगे, रिस्टोर। लेकिन 2 केसेस में फ्रॉड के बावजूद भी वो इसको वॉइडेबल ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर उसने इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड कंसेंट दी थी, या दूसरी पार्टी साइलेंट थी और ये थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से भी ढूंढता तो उसको हकीकत का पता लग जाता। पढ़ा कम है लेकिन टेक्निकल बातें हैं, और फ्रॉड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो आप लोगों ने फ्रॉड का जो यूनिट है, दिखाएं जरा, हैंडआउट दिखाएं ताकि मैं आपको पेज नंबर्स के साथ बता दूं। मिस रिप्रेजेंटेशन से पीछे पीछे अब आपने वो टेबल देख लेना है क्वेश्चन अनड्यू इन्फ्लुएंस का, पीछे वो जो अनड्यू इन्फ्लुएंस की हल्की फुल्की सी बात थी वो देख ली, और मेनली हम लोगों ने फ्रॉड का यूनिट पढ़ा है। डन। तो कल इंशाल्लाह ताला फ्री कॉन्सेंट को इंशाल्लाह ताला बशर्ते सेहत जिंदगी बाकी मामलात इंशाल्लाह खत्म करने की कोशिश करें। सर बुक्स मंडे तक अवेलेबल हो जाएंगी। अब कितने दिन रह गए वर्किंग? 4 वर्किंग डेज। बीच में वो था सैटरडे था। 4 से 5 वर्किंग डेज। रिलेशन नहीं है, वो फिर भी वो नहीं बताता, मतलब गाड़ी